एक महिला जो हर शाम को मंदिर जाती और कुछ देर वह बिताती, उसके बाद वह घर पर चली आया करती। ऐसे ही जो पति था वह हर दिन देखा करता कि उसकी पत्नी जो है वह मंदिर जाती है और 2-3 घंटे तक वह वहाँ पर रहती है और उसके बाद चली आती है। जब पति को अपनी पत्नी के ऊपर शक होता है तो वह तुरंत उसके पीछे पीछे चला जाता है और वहाँ पर जब मंदिर के पास पहुँचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वह मंदिर में नहीं है। वह इधर-उधर देखने लगता है और मंदिर के जब पीछे वह पहुँचता है तो कुछ ऐसी चीज़ें देखता है जिसे जानकर आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज। आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। वहीं का रहने वाला मुकेश झारिया, जिसकी उम्र 40 साल थी। मुकेश झारिया की पत्नी अर्पिता झारिया, जिसकी उम्र 39 साल थी। दोनों की शादी हुए करीब 15 साल हो चुके थे। 15 सालों के दौरान एक बेटा और एक बेटी मुकेश झारिया का था। मुकेश झारिया वैसे तो कोई काम धंधा नहीं किया करता, लेकिन जब उसकी शादी हुई थी उस वक्त वो बड़े ही अच्छे कंपनी में काम किया करता और अपने घर परिवार को चलाया करता था। लेकिन जब से वह गांव आया है, वह उस दिन के बाद से वह कमाई करना छोड़ दिया और वह अपने दोस्तों के साथ दिन रात घूमना फिरना किया करता था। जो मुकेश झारिया के माता पिता थे वह हमेशा अपने बेटे को कहा करते कि बेटा, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, तुम कुछ कमा लो। लेकिन मुकेश झारिया इन सब बातों को अनसुना करता और वह अपने दोस्तों के साथ घूमा फिरा करता, शराब को पिया करता। ऐसे ही उसका दिन गुजारा हुआ करता था। जो मुकेश झारिया की पत्नी अर्पिता झारिया थी, वह हमेशा मुकेश झारिया को कहा करती, समझाया करती कि आप जो है वह अब 2 बच्चों के पिता हैं, आपकी के ऊपर ज़िम्मेदारी है, जो आप अपने दोस्तों के साथ घूमना-फिरना बंद कर दो और अपने घर परिवार के बारे में सोचो। लेकिन मुकेश झारिया अपनी पत्नी को ही डाँट-फटकार लगाना शुरू कर देता है। धीरे-धीरे समय गुज़रता है। जो अर्पिता झारिया थी, वह मुकेश झारिया को कहती है कि आप जो है वह ऐसे नहीं मानोगे। मुझे लगता है कि आप में मुझे ही घर से कमाने के लिए निकलना पड़ेगा। इस बात को सुनकर मुकेश झारिया अर्पिता झारिया को पिटाई लगाना शुरू कर देता है। जो मुकेश झारिया था वैसे ही अब हर दिन आता और जब उसकी पत्नी अर्पिता झारिया उसे मना करती कि आप शराब पीकर मत घर पर आया करो। इस बात को सुनते ही जो मुकेश झारिया था वह अपनी पत्नी को फिर से पिटाई लगाना शुरू कर दिया करता। इस चीज़ को देखकर जो मुकेश झारिया के माता-पिता थे वह कहते हैं कि बेटा, तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बैठकर हराम के खाने की आदत हो गई है, इस वजह से तुम यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं करना चाहते। तुम इस घर से अपने पूरे परिवार के साथ गाँव में कहीं और चले जाओ, कहीं और जाकर रहो। इस बात को सुनकर मुकेश झारिया गुस्से में भी अपने पिता से भी लड़ाई झगड़े कर लेता है और अपनी माँ से भी कहा-सुनी करता है। उसके बाद वह गाँव में ही अपने ही एक खाली प्लॉट में जाता है और वहाँ पर एक झोपड़ी को बनाता है, जहाँ पर वह अपनी पत्नी अर्पिता झारिया और अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन जो मुकेश झारिया था वह अपने माता-पिता के घर से निकाल देने के बाद भी वह नहीं समझ पाया था। जो अर्पिता झारिया थी वह भी कुछ नहीं समझ पा रही थी कि वह अब करे तो करे क्या? उसके सास-ससुर जो है वह अपने बेटे को समझाने के लिए वह घर से बाहर कर दिए हैं, लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा वह करे तो करे क्या? इसलिए वह फैसला करती है कि वह यहाँ से अपने पति को छोड़कर वह अपने पिता के पास, अपने मायके जाकर रहेगी। वह अपने पति को कहती है मुकेश झारिया को कि मैं यहाँ पर अब नहीं रह सकती। तुम ना ही कोई काम धंधा करते हो, घर में हमेशा जो है वह राशन की कमी रहती है। हम सभी जो है वह बड़े हैं, इसलिए कुछ क्षण के लिए हम लोग भूखे रह सकते हैं, लेकिन दोनों बच्चे जो हैं वह कैसे भूखे रहेंगे? मैं उनके जो देखकर इस स्थिति को मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। मुकेश झारिया इस बात को सुनता है, फिर भी वह नहीं समझता और अपनी ही पत्नी को वह पिटाई लगाना शुरू कर दिया करता। और जो अर्पिता झारिया थी वह एक सुबह को उठती है तो देखती है कि उसका पति जो मुकेश झारिया है वह घर पर नहीं है। तो वह तुरंत अपने दोनों बच्चों को कहती है कि तैयार हो जाओ बेटू, क्योंकि हम लोग जो है वह तुम्हारे ननिहाल चल रहे हैं और वहीं पर तुम्हारे नाना के पास भी आज के बाद रहेंगे, यहाँ पर दोबारा नहीं आएँगे। इस बात को सुनकर जो मुकेश झारिया का बड़ा बेटा था, वह कहता है कि माँ, हम लोग क्या पापा को साथ
लेकर नहीं जा रहे हैं क्या? अर्पिता झारिया कहती है कि नहीं बेटा, अब यहीं पर रहेंगे। वो आप तुम लोग का भविष्य के बारे में वह बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए कमाने के लिए यहाँ से निकलना चाहती हूँ कि कहीं कमाने के लिए मैं जाऊँ, वह जाने भी नहीं देते, तो मैं क्या करूँ? इसलिए हम सभी जो है वह तुम्हारे ननिहाल चलेंगे और वहीं पर रहेंगे। इस बात को कहकर अर्पिता झारिया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है अपने पिता के पास। और जब मुकेश झारिया घर पर पहुँचता है अपनी झोपड़ी में, तो देखता है कि उसकी पत्नी और दोनों बच्चे जो हैं वह घर पर नहीं हैं। मुकेश झारिया अगल-बगल अपने आस-पड़ोसी से पूछताछ करता है, लेकिन किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता है कि आखिर उसकी पत्नी गई तो गई कहाँ? वह कई जगह पता लगाना शुरू कर देता है, लेकिन कहीं पर भी पता नहीं लगता। वह सोचता है कि शायद उसकी पत्नी जो है वह किसी से मिलने-जुलने के लिए अपने बच्चों के साथ गई होगी, इसलिए वह घर में ही सो जाता है। अगली सुबह होता है जब मुकेश झारिया देखता है कि उसकी पत्नी जो है वह घर पर नहीं है। वह तुरंत वहाँ से फिर से तलाश करना अपनी पत्नी को शुरू कर देता है और तलाश करते हुए वह सीधे अपने ससुराल पहुँचता है, तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वह अपने मायके में अपने पिता के पास रह रही है। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुँचता है और अपने बच्चों को कहता है कि बेटा, अब चलो हम लोग जो है वह घर वापस चलते हैं। इस बात को सुनकर अर्पिता झारिया कहती है कि नहीं, अब हम लोग जो है वह यहाँ पर से कभी नहीं जाएँगे। अगर आप कोई काम धंधा करोगे तभी मैं जो हूँ बाप के साथ रहने के लिए जाऊँगी। इस बात को सुनकर जो मुकेश झारिया था वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कोई काम धंधा ढूँढ लूँगा, उसके बाद तुम्हें ही लेने के लिए यहाँ पर आऊँगा। इतना कहकर मुकेश झारिया वहाँ से चला जाता है। जो अर्पिता झारिया थी वह अपने पिता के यहाँ रहकर वह सिलाई के काम को करना शुरू कर देती है और उसी से वह जो भी पैसे कमाती वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छे स्कूल में नामांकन करा देती है। जिसके बाद जो दोनों बच्चों की ज़िंदगी थी वह एक अच्छे राह पर चलना शुरू हो जाती है। धीरे-धीरे समय गुज़रता है। अर्पिता झारिया जो थी वह मंदिर जाना शुरू कर देती है। हर शाम को वह 4 बजे वह अपने मायके से निकलती और मंदिर चला जाया करती और मंदिर से वह करीब 1 डेढ़ घंटे बीत जाने के बाद वह वापस चली आया करती। धीरे-धीरे समय गुज़रता है। जो मुकेश झारिया था वह अक्सर अपनी पत्नी अर्पिता को वापस ससुराल ले जाने के लिए आता, लेकिन अर्पिता झारिया जाने से मना कर देती और ऐसे ही दिन गुजरते हुए करीब 1.5 साल बीत जाते हैं। वैसे ही 3 अगस्त की सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। अचानक वहीं के पास के थाने में कॉल जाती है कि जो मुकेश झारिया है उसका शव जो है वह रोड पर पड़ा हुआ है। इस बात को सुनकर जो पुलिसकर्मी थे वह तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं और मुकेश झारिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसके बारे में पता लगाना शुरू कर देते हैं। सभी जगह से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं कि रोड पर ही एक सीसीटीवी कैमरा जो है वह लगा हुआ है। जो पुलिस थी वह तुरंत उस सीसीटीवी कैमरे को फुटेज को निकलवाती है। तब तक जो पुलिस थी वह मुकेश झारिया की पत्नी अर्पिता झारिया को भी लाकर पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो अर्पिता झारिया कहती है कि वह अपने ससुराल को छोड़कर वह अपने मायके चली गई थी, क्योंकि उसका पति मुकेश झारिया काम धंधा नहीं किया करता था और ना ही काम धंधा कोई करने वह दे रहा था। इसलिए वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए वह अपने मायके चली गई और वहीं पर रहकर सिलाई के काम को करना शुरू कर दिया और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नामांकन कराकर वह पढ़ा रही है। इस बात को सुनकर पुलिस अर्पिता झारिया को जाने दे देती है और जब पुलिस देखती है सीसीटीवी के फुटेज को, तो वह देखती है कि करीब 3 लोग जो हैं वह उस सीसीटीवी फुटेज में आए हुए हैं। उसमें एक व्यक्ति का चेहरा जो है वह साफ से दिखाई दे रहा होता है। पुलिस तुरंत उस व्यक्ति को तलाश करना शुरू कर देती है, जिसका नाम मयंक त्रिपाठी होता है। मयंक त्रिपाठी को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे लाकर थाने में पूछताछ करना शुरू करती है। तो मयंक त्रिपाठी बताता है कि मेरा एक और दोस्त है, का नाम संजय चौधरी है और एक और दोस्त है जिसका नाम विवेक दुबे है। वह मेरे पास आया था और वह 1.5 लाख रुपये मुझे और मेरे दोस्त को दिया और कहा कि अगर तुम मुकेश को इस दुनिया से अलविदा कर देते हो तो तुम्हें 1.5 लाख रुपये मैं दे दूंगा। पुलिस से पूछती है कि आखिर
ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण मुकेश झारिया को तुम लोगों ने इस दुनिया से अलविदा किया? तभी जो मयंक तिवारी था वह कहता है कि हम लोग को कुछ पता नहीं है, ये सारा बात जो है वह विवेक दुबे जानता है, वही मेरे पास इस बात को कहने के लिए आया था और वही 1.5 लाख रुपए हम लोग को दिया था। पुलिस तुरंत वहां से उसकी बात को सुनकर उसे रिमांड में रखती है और तुरंत संजय चौधरी और विवेक दुबे को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस तुरंत संजय चौधरी और विवेक दुबे को गिरफ्तार करती है। विवेक दुबे को गिरफ्तार कर थाने में लाती है और उसे पूछताछ करना शुरू करती है। विवेक दुबे जो कि मंदिर में ही पुजारी था और वहां पर पाठ वगैरह भी कराया करता था। विवेक दुबे से जब पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है तो वह बताना शुरू करता है कि उसका नाम विवेक दुबे है और उसकी उम्र 22 साल है और उसके मंदिर में एक महिला जिसका नाम अर्पिता झारिया है, जिसकी उम्र 39 साल है, वह अक्सर उसके मंदिर में आया करती और वहां पर बैठा करती थी। तो वह हमेशा उसके पास बैठकर उसे बातचीत किया करता था और धीरे धीरे उन दोनों की बात जो थी वह बढ़ती जा रही थी और दोनों की बातों में एक दूसरे के बीच कब दोस्ती हो गया और दोस्ती हो जाने के बाद हम दोनों दोस्ती की तरह बात करने लगे और दोनों के बीच कब प्यार हो गया हम दोनों को भी कुछ मालूम नहीं चला। और धीरे धीरे जैसे से समय बीत रहा था उस दौरान हम दोनों ने कई बार शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद जैसे ही एक शाम को अर्पिता मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी और उसके बाद वह मुझसे मिलने के लिए मंदिर के पीछे बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी और वहां पर मैं पहुंचा और हम दोनों एक दूसरे से बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं। तभी जो मुकेश झारिया था वह वहां पर पहुंच जाता है और हम दोनों को बात करते हुए देख लेता है, जिसके बाद अर्पिता झारिया को वह वहीं पर पिटाई लगाना शुरू कर देता है कि तुम जानबूझकर अपने ससुराल नहीं आ रही हो क्योंकि तुम्हारा चक्कर जो है वह इस मंदिर के पुजारी से चल रहा है। इस बात को कहते हुए वह अपनी पत्नी अर्पिता झारिया को पिटाई लगाना शुरू कर देता है और जिसके बाद अर्पिता झारिया जो थी वह वहां से वह अपने मायके चली जाती है और जो मुकेश झारिया था वह उसके पीछे पीछे चला जाता है। अर्पिता झारिया अगले दिन जब मंदिर पहुंचती है तो वह सारी बातों से मुझे अवगत कराती है कि वह बार बार मुझसे कह रहा था कि तुम ससुराल चलो, लेकिन मैं जाने से मना कर दी हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हम दोनों जो है वह शादी कर लेते हैं। इस बात को सुनकर जो विवेक था वह तैयार हो जाता है और कहता है कि कुछ दिनों बाद ही हम दोनों जो है वह शादी कर लेंगे, लेकिन शादी जब तक मुकेश झारिया इस दुनिया में रहेगा हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं। इस बात को हम दोनों करते हैं। उसके बाद हम दोनों प्लानिंग करते हैं कि वह इस दुनिया को उसे जो है वह अलविदा हो जाना चाहिए। इस बात को सोचकर जो विवेक दुबे था वह तुरंत अपने ही परिचित 2 लोगों को संपर्क करता है, जो कि संजय चौधरी और दूसरा मयंक त्रिपाठी। इन दोनों को कहता है कि तुम्हें 1.5 लाख रुपये मैं दूंगा और जो कि मेरा साथ देना होगा मुकेश झारिया को इस दुनिया से अलविदा करने के लिए। और सारी प्लानिंग हो जाने के बाद मैं और वह दोनों मिलकर सीधे वहीं के पास के गांव में 2 अगस्त की रात को पहुंचते हैं, निगरी गांव के। और गांव में जाने के बाद जब मुकेश झारिया के झोपड़ी में हम लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो मुकेश झारिया है वह सोया हुआ है। तो वह तुरंत जो संजय चौधरी था वह तुरंत अपने बैग से धारदार हथियार को निकालता है और तुरंत मुकेश झारिया के ऊपर दे मारता है, जिसके बाद मुकेश झारिया की आंखें खुलती है और वह छटपटाते हुए सड़क पर पहुंचता है, जहां पर हम लोग उसे पकड़ लेते हैं और वहीं पर उसे इस दुनिया से अलविदा कर देते हैं और तुरंत हम लोग वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। इस बात को पुलिस जैसे ही सुनती है वह तुरंत अर्पिता झारिया को पुलिस से जाकर गिरफ्तार करती है और उसे लाकर उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो जो अर्पिता झारिया थी वह भी सारी बातों को कबूल लेती है कि हाँ वह विवेक दुबे से वह प्यार करती है और उसका पति जो है वह हमेशा उसे घर में रहने पर हमेशा उसे पिटाई लगाया करता, कुछ न कुछ बातों को लेकर वह उसे हमेशा कहासुनी करना शुरू कर दिया करता। जो उसके घर वाले जो हैं वह भी उसे निकाल दिए, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके माता पिता ने घर से क्यों निकाला है। मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं अपने मायके चली आई, लेकिन उसी दौरान जब मंदिर मेरे आना जाना मेरा शुरुआत हुआ उसी दौरान मेरी मुलाकात 22 वर्षीय विवेक दुबे से हुई और उसे मुझे प्यार हो गया और हम दोनों ने जीवन भर साथ निभाने का फैसला कर लिया था।
इस बात को जैसे ही पुलिस सुनती है, वह कहती है कि तुम अब जीवन भर तो साथ नहीं निभाओगी, क्योंकि अब तुम्हें जो है वह विवेक के साथ जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। इतना कहते हुए पुलिस जो थी वह उन तीनों और साथ में अर्पिता झारिया को भी जेल की सलाखों के पीछे कर देती है। और जो अर्पिता झारिया के दोनों बच्चे थे वह आज नाना नानी के साथ अपने घर पर रह रहे हैं। सो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।